हेलो बच्चों। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन सीरीज के लास्ट लेक्चर्स में हमने कहां तक पढ़ लिया है। हमने इंड्यूस करंट, उसकी डायरेक्शन, उसका मैग्नीट्यूड, लेंस लॉ, फैराडेज लॉ, मोशनल ईएमएफ, रोटेटिंग कंडक्टर, सारी बातें हमने डिस्कस कर ली हैं। आज हम एक और इसका बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है इंडक्टेंस। ये देखिए वैसा ही है रेजिस्टेंस, हमने रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा हुआ है, ऐसा सा ही कुछ है इंडक्टेंस। एक बार रेजिस्टेंस को हम रिकॉल कर लेते हैं। मान लीजिए कोई भी एक कंडक्टर है जिसका रजिस्टर है, जिसका रेजिस्टेंस है R, इसके क्रॉस मान लीजिए पोटेंशियल डिफरेंस है V और करंट है I। तो क्या पढ़ा है आपने? V इज इक्वल्स टू आई आर, सो R इज इक्वल्स टू V बाय I। क्लियर एकदम, ये रेजिस्टेंस पढ़ रखा है। सेम केस देखिए, एक सोलेनॉइड तो हमने पढ़ रखा है, सोलेनॉइड का ही एक दूसरा नाम समझ लो इंडक्टर। क्या? इंडक्टर। अब समझो आप बात को। मान लीजिए मेरे पास एक स्ट्रेट वायर है। क्या है मेरे पास? एक स्ट्रेट वायर। क्लियर एकदम। और उसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तो उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, वहां यहां से आउटवर्ड और यहां पर इनवर्ड इस तरीके से होगी। अब मान लो मैं इस स्ट्रेट वायर को ही ऐसे कर्ल कर लूं, इस स्ट्रेट वायर को ही ऐसे मान लीजिए मैं कर्ल कर लूं। अब क्या होगा बच्चों? देखो, और इसी को बच्चों बोलते हैं सोलेनॉइड और इंडक्टर। इसी को क्या बोलते हैं? सोलेनॉइड और इंडक्टर। तो बेसिकली क्या होता है बच्चों, जैसे ही मान लो मैं इसमें करंट स्टार्ट करता हूं 0 से I, अपनी मैक्सिमम वैल्यू तो एकदम तो जाता नहीं है, तो 0 से जैसे ही मैंने बटन दबाया 0 से मैक्सिमम वैल्यू तक। अब इसमें जो है करंट एकदम इंस्टेंटली जो है अपनी मैक्सिमम वैल्यू पकड़ लेगा, लेकिन इसमें एक्सपेरिमेंटली देखा गया ऐसा नहीं हुआ। उसको हम आज एक्सप्लेन करते हैं क्यों आखिर इसमें एकदम से करंट जो है अपनी मैक्सिमम वैल्यू पकड़ गया, लेकिन इसमें उसको थोड़ा सा टाइम लगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बच्चों, अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, इसमें देखो नंबर ऑफ टर्न्स हैं बहुत सारे। एक टर्न डिफाइन की गई है स्मॉल एन, आपको पता ही है स्मॉल एन क्या होता है? नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। मान लीजिए इसकी लेंथ L है और टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल N है, तो स्मॉल n की वैल्यू क्या होती है? कैपिटल N बाय L। ये सभी लोग जानते हैं, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। तो बच्चों क्या होता है, जैसे ही इसमें करंट फ्लो करेगा तो देखो करंट ऐसे जाएगा, लाइक दिस, इस तरीके से करंट जाएगा। और इस तरीके से करंट जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड बच्चों इस तरीके से होगी, आपको पता ही है। नाउ अब क्या होगा, अब इस कॉइल में जितने भी टर्न्स हैं हर एक का फ्लक्स चेंज होगा। क्यों फ्लक्स चेंज होगा? क्योंकि आपने इसमें करंट सप्लाई किया और करंट जो है वो 0 से मैक्सिमम वैल्यू तक जा रहा है। क्लियर है एकदम? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? अब हर कॉइल का फ्लक्स चेंज होगा। अब मान लो एक कॉइल का मैं फ्लक्स लिखूं फाई, वो किसके प्रोपोर्शनल है भाई? वो किसके प्रोपोर्शनल है? करंट के। वो किसके प्रोपोर्शनल है? करंट के। ठीक है भाई, जैसे जैसे करंट चेंज होगा वैसे वैसे फाई चेंज होगा। अब एक चीज होती है भाई फ्लक्स लिंकेज, मतलब टोटल फ्लक्स। अब देखो एक कॉइल का फ्लक्स फाई है, मान लो इसमें n कॉइल्स हैं, तो टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा बच्चों? n फाई। वो भी किसके प्रोपोर्शनल होगा बच्चों? करंट के। अब इसको बोलते हैं बच्चों फ्लक्स लिंकेज। क्या बोलते हैं इसको? फ्लक्स लिंकेज। क्या बोलते हैं इसको? फ्लक्स लिंकेज। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? एकदम कंसेप्ट क्लियर है। अब नाउ अब अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, इसको मैं बोल सकता हूं फाई टी, मतलब टोटल फ्लक्स। वो किसके प्रोपोर्शनल हो गया? करंट के। वो किसके प्रोपोर्शनल हो गया? करंट के। अब प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटेगा तो सम कांस्टेंट इज देयर, और इस कांस्टेंट को बोलते हैं भाई इंडक्टेंस। इस कांस्टेंट को क्या बोलते हैं? इंडक्टेंस। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? दैट मीन्स इंडक्टेंस बराबर फाई अपॉन में आई। ये कैसी क्वांटिटी होती है बच्चों? ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है, और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है बच्चों? हेनरी। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है बच्चों? हेनरी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या आपको इंडक्टेंस क्लियर हुआ? और ये है सेल्फ इंडक्टेंस। अब देखो बच्चों क्या होगा, एक्चुअली क्या होगा, जैसे इसमें करंट बढ़ रहा है 0 से अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक, वैसे वैसे हर कॉइल का फ्लक्स चेंज हो रहा है, और जैसे जैसे हर कॉइल का फ्लक्स चेंज हो रहा है इसमें एक अपोजिंग ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। उस ईएमएफ को निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, अभी हम निकाल देंगे फैराडेज लॉ से। वो निकालना कोई बड़ी बात नहीं,
पहले आप समझो कि कंसेप्ट क्या हो रहा है और ये फंक्शनिंग कैसे कर रहा है। क्लियर है एकदम? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? और जैसे ही करंट कांस्टेंट हो जाएगा, ध्यान से सुनिए बच्चों, जैसे ही करंट कांस्टेंट हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट हो जाएगी, फाई कांस्टेंट हो जाएगा, ये सब खत्म हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्योंकि ये आई यहां पर क्या है, ये आई क्या है यहां पर, करंट वेरिंग विद द टाइम टी, करंट वेरिंग विद द टाइम टी, और ये फाई क्या है, चेंज इन द फ्लक्स ऑफ वन कॉइल, और एन कॉइल है तो ये क्या हो गया, फ्लक्स लिंकेज, मतलब चेंज इन द फ्लक्स ऑफ ऑल द कॉइल्स ऑफ सोलेनॉइड या इंडक्टर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? अब देखो बच्चों, ये वैसी ही तो चीज है, देखो R इज इक्वल्स टू V अपॉन में I, L इज इक्वल्स टू फाई अपॉन में I, L इज इक्वल्स टू फाई अपॉन में I। अब बच्चों बताओ, क्या यहाँ पर रेजिस्टेंस V पर डिपेंड करता था? ना। क्या रेजिस्टेंस I पर डिपेंड करता था? ना। इसी तरह से, क्योंकि आपने बोला प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, क्या L फाई पर डिपेंड करेगा? नहीं। क्या L I पर डिपेंड करेगा? नहीं। तो किस पर डिपेंड करेगा? अभी देख लेंगे। ये डायमेंशंस ऑफ द कॉइल पर डिपेंड करता है, ये मीडियम ऑफ द इंडक्टर पर डिपेंड करता है। क्लियर है एकदम? अगर ये सोलेनॉइड है बच्चों, तो इसका इंडक्टेंस अगर मैं निकालना चाहूं तो बहुत सिंपल है, देखिए बहुत सिंपल है, देखिए क्या आ जाएगा, L बराबर फाई, फाई क्या होगा बच्चों, जल्दी जल्दी बोलो, फाई क्या होगा, फाई टी क्या होगा, N इंटू फाई अपॉन में I। क्लियर एकदम? फ्लक्स, फ्लक्स क्या होता है बच्चों, B इंटू ए, फ्लक्स क्या होता है बच्चों, B इंटू ए, और जल्दी जल्दी बोलो, सोलेनॉइड का B क्या होता है, सोलेनॉइड का B क्या होता है बच्चों, न्यू नॉट एन आई इंटू ए, न्यू नॉट एन आई इंटू ए। यहां पर वैल्यू पुट कर दो, और कैपिटल एन की जगह क्या लिख सकता हूं बच्चों, एन इंटू एल। कैपिटल एन की जगह जल्दी बोलो क्या लिख सकता हूं मैं, एन इंटू एल। तो यहां पर वैल्यू पुट कर दो, एन इंटू एल बराबर फाइव की जगह न्यू नॉट एन आई ए अपॉन में आई। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आई से आई कैंसिल, तो क्या आ गया बच्चों, ये L का एक्सप्रेशन क्या आ गया, न्यू नॉट एन स्क्वायर ए इंटू एल। और आप देख पा रहे हो कि L किस किस पे डिपेंड कर रहा है, न्यू नॉट, मतलब कि मीडियम, मतलब कि मीडियम। न्यू नॉट क्या है, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। मान लो मैं यहां पर कोई एक मीडियम डाल दूंगा जिसका परमिएबिलिटी न्यू होगा, तो यहां पर न्यू नॉट की जगह क्या आ जाएगा, न्यू। एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, ए क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बच्चों, डायमेंशन। क्लियर है? एल क्या है, लेंथ ऑफ द इंडक्टर। तो ये एक्सप्रेशन क्या आया है बच्चों, ये एक्सप्रेशन क्या है, इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड या फिर इंडक्टर। कैसा इंडक्टेंस है बच्चों, ये सेल्फ इंडक्टेंस। दो तरीके के इंडक्टेंस होते हैं, अभी डिटेल में पढ़ेंगे। ये फिलहाल क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इसको आप नोट करिए, हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में हमने चर्चा कर ली, और इंडक्टर का सेल्फ इंडक्टेंस भी देख लिया क्या आता है, और हमने देख लिया कि इंडक्टेंस जो होता है बच्चों, वो सिर्फ किस पर डिपेंड करता है, मीडियम पर, मटेरियल और डायमेंशंस ऑफ द इंडक्टर, डायमेंशंस पर डिपेंड करता है। क्लियर एकदम? और बेसिक बेसिक बातें करते हैं। चलिए, मान लीजिए अपना इंडक्टर है जिसका इंडक्टेंस है, सेल्फ इंडक्टेंस L है। क्लियर है? फाई इज द टोटल फ्लक्स लिंक विद ऑल द कॉइल, जिसे हम बोलते हैं फ्लक्स लिंकेज, एंड I इज द करंट। क्लियर एकदम? जो कि अपनी जीरो से अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक जा रहा है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब देखो बच्चों, क्योंकि करंट टाइम के साथ वेरी हो रहा है, क्योंकि करंट जो है वो टाइम के साथ जो है वो वेरी हो रहा है, तो फ्लक्स भी टाइम के साथ वेरी होगा, फ्लक्स भी टाइम के साथ वेरी होगा। अगर फ्लक्स टाइम के साथ वेरी होता है बच्चों, तो ध्यान रखो एक ईएमएफ इंड्यूस होता है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। और फैराडेज लॉ हमें पता ही है, E इज इक्वल्स टू माइनस डी फाई बाई डी टी, E इज इक्वल्स टू माइनस डी फाई बाई डी टी। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं टाइम के साथ, तो बच्चों क्या आएगा, L तो कांस्टेंट है, तो यहां से डी फाई बाई डी टी बच्चों क्या आ जाएगा, डी फाई बाई डी टी यहां से क्या आ जाएगा, L डी आई बाय डी टी। क्लियर एकदम? अब मैं इन दोनों को उठा करके इक्वेट कर दूं तो बच्चों क्या आ जाएगा, E इज इक्वल्स टू माइनस L डी आई बाय डी टी। सो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द इंडक्टर व्हेन करंट इज वेरिंग। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? और जैसे ही बच्चों करंट कांस्टेंट हो जाता है, अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंच जाता है, तो डी आई बाई डी टी क्या हो जाता है बच्चों, जीरो, और ई कितना हो जाता है बच्चों, जीरो। मतलब ये कहानी कब तक की है, बहुत ही शॉर्ट स्पैन की कहानी है, लेकिन ये बहुत मददगार होती है हमारे मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स में। क्लियर एकदम?
अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे दैट मीन्स ये जो इंडक्टर बनाया, ये इंडक्टर एक बैटरी की तरह काम कर सकता है। ये इंडक्टर एक बैटरी की तरह काम करता है। लाइक ये बैटरी ऐसे भी बन सकती है और ये बैटरी ऐसे भी बन सकती है बच्चों, ठीक। दिस पॉइंट इज ए एंड दिस पॉइंट इज बी, दिस पॉइंट इज ए एंड दिस पॉइंट इज बी। और मैग्नीट्यूड वाइज माइनस साइन तो डायरेक्शन बताता है, जिसके बारे में भी चर्चा करेंगे। मैग्नीट्यूड ही हम देख लेते हैं। दोनों केस में मैग्नीट्यूड क्या होगा बच्चों, एल डी आई बाई डी टी। दोनों केस में ईएमएफ का मैग्नीट्यूड कितना होगा बच्चों, एल डी आई बाई डी टी। चलो, अगर मैं कह रहा हूं मान लो करंट टाइम के साथ बढ़ रहा है, लेंस लॉ क्या कहता है बच्चों, लेंस लॉ माइनस साइन डायरेक्शन बताता है, डायरेक्शन लेंस लॉ से पता चलती है, तो हम लेंस लॉ की चर्चा कर रहे हैं। लेंस लॉ कहता है कि जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो उसी का अपोज करता है जिसकी वजह से वो पैदा हो रहा होता है। अब यहां पर ये ईएमएफ किसकी वजह से इंड्यूस हुआ है बच्चों, इस करंट की वजह से। अगर ये करंट बढ़ रहा है तो ये उसी का अपोज करेगा। अगर ये उसी का अपोज करेगा दैट मीन्स उसकी अपोजिट डायरेक्शन में करंट भगाने की कोशिश करेगा या उसी डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। अगर अपोजिट डायरेक्शन में करंट भगाने की कोशिश करेगा तो वो बैटरी की पोलैरिटी को कुछ इस तरीके से बनाएगा ताकि यहां से करंट निकले और इसका अपोज करे। तो अगर करंट बढ़ रहा है तो बैटरी ऐसे बनेगी बच्चों, मतलब कि इंडक्टर जो है एक बैटरी से रिप्लेस हो जाता है। बेसिकली आपको इस बैटरी का पोलैरिटी निकालना आना चाहिए, जिसकी मैं अब आपसे डिस्कशन कर रहा हूं। क्लियर एकदम। वहीं अगर मान लो ये करंट घट रहा है तो अगेन अपोजिशन करेगा। अगर घटते हुए करंट का अपोजिशन करना है तो उसी डायरेक्शन में करंट लगा दो बच्चों, तो बैटरी ऐसे बन जाएगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? मतलब हमें तो बच्चों इससे मतलब होता है मैग्नीट्यूड से, और पोलैरिटी मैंने देखो विद इन सेकेंड आपसे क्लियर कर ली। बेसिकली इंडक्टर बैटरी से रिप्लेस हो जाता है, इसको ध्यान से समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट। बेसिकली इंडक्टर बैटरी से रिप्लेस हो जाता है कब, जब उसमें करंट वेरी हो रहा हो। उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, एल डी आई बाई डी टी। माइनस साइन हम नहीं लेते, क्यों नहीं लेते, माइनस साइन डायरेक्शन बता रहा है और डायरेक्शन की चर्चा हमने कर ली। अगर करंट उसमें डिक्रीज हो रहा है तो बैटरी ऐसी बनाओ कि उससे निकलने वाला करंट उसी डायरेक्शन में फ्लो कर जाए जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। अगर ये वाला करंट बढ़ रहा है तो बैटरी कुछ ऐसे बनाओ कि उससे निकलने वाला करंट इसके अपोजिट लग जाए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये लाइन आप ध्यान रखिए, उसके बाद तो फटाफट प्रॉब्लम होगी। अब एक बात आप ध्यान रखो, इंडक्टर किसका अपोज करता है, करंट या चेंज इन द करंट का? ध्यान रखना, इंडक्टर नेवर अपोजेस द करंट। अगर यहाँ पे करंट कांस्टेंट हो जाए ना बच्चों, तो इसमें और एक स्ट्रेट वायर में कोई अंतर नहीं रह जाएगा बच्चों। क्यों? क्योंकि उसके बाद अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे उसके बाद कुछ नहीं रहेगा, ये सब कुछ होगा ही नहीं उसके बाद। ना कोई फ्लक्स में चेंज हो रहा, ना कुछ हो रहा, ना कोई ईएमएफ इंड्यूस हो रही, ना कुछ हो रहा। दैट्स इट, सिंपल। क्या मेरी बात समझ में आ रही? तो जो आज के लेक्चर का इस पॉइंट का जो की वर्ड है, की पॉइंट है, वो क्या है, इंडक्टर ऑलवेज अपोजेस। ये तो बहुत बार क्वेश्चन में ही पूछा गया है, कंपटीशन में सीबीएसई में कई बार आया है। इंडक्टर ऑलवेज अपोजेस चेंज इन द करंट, इंडक्टर नेवर अपोजेस द करंट। अगर कांस्टेंट है करंट तो इंडक्टर और एक वायर में कोई अंतर नहीं है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? एकदम क्लियर है। अब देखो बच्चों, सिंपल सी बातें अगर सिंपल से क्वेश्चन निकाले जाएं वो इस तरीके से है। मान लो एक इंडक्टर है जिसका इंडक्टेंस कितना है बच्चों, L बराबर 5 हेनरी। कितना है? L बराबर 5 हेनरी। और इसमें करंट फ्लो कर रहा है, क्लियर एकदम। और वो करंट जो है जो डी आई बाई डी टी है वो है लेट से 2 एम्पेयर, और एक बार करंट है बच्चों लेट से, दो केसेस में ले रहा हूं, केस 1 और बच्चों केस 2, ठीक है। और डी आई बाई डी टी लेट से ले लो -4 एम्पेयर पर सेकेंड, सॉरी यहां पर यूनिट गलत बोल दी मैंने, 2 एम्पेयर पर सेकेंड। क्लियर एकदम। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंडक्टर। ठीक है भाई, क्लियर है भाई। इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है बच्चों, करंट बढ़ रहा है। पॉजिटिव साइन का क्या मतलब है, करंट जो है टाइम के साथ बढ़ रहा है। मतलब कि इस केस में बैटरी कैसे बनाऊंगा, अगर करंट बढ़ रहा है तो उसका अपोजिशन करना है तो बैटरी कुछ ऐसे बनाओ उसकी वजह से करंट की डायरेक्शन ऐसे हो, मतलब बैटरी कुछ ऐसे बनेगी बच्चों, बैटरी कुछ ऐसे बनेगी। क्लियर है एकदम। और इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा बच्चों, सिंपली मैग्नीट्यूड एल डी आई बाई डी टी। एल कितना है बच्चों 5, डी आई बाई डी टी कितना है 2, तो कितना हो गया 10 वोल्ट। दैट मीन्स वी ए माइनस वी बी बराबर 10 वोल्ट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है?
क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है। अब दूसरे केस पे अगर मैं चलूं तो देखो di/dt बराबर -4 एम्पियर पर सेकंड, इसका क्या मतलब है? di/dt बराबर -4 एम्पियर पर सेकंड, इसका क्या मतलब है बच्चों? इसका सिंपली ये मतलब है कि इस बार करंट घट रहा है, तो बैटरी कुछ ऐसे बनाओ कि उसी का अपोजिशन करे, घटते हुए करंट का अपोजिशन करे। घटते हुए करंट का अपोजिशन मतलब बैटरी में से निकलने वाला करंट की भी डायरेक्शन उसी डायरेक्शन में हो जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। मतलब कि बच्चों बैटरी तो कुछ ऐसे बनने वाली है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर एकदम। और ईएमएफ कितना हो जाएगा? L di/dt, दैट मींस 5 into 4, दैट मींस 20 वोल्ट, दैट मींस VB माइनस VA बराबर 20 वोल्ट। क्या आपको ये सीखने को मिल रहा है? क्या आपको ये समझ में आ रहा है कि कैसे हम इंडक्टर को एक बैटरी से रिप्लेस करते हैं और बेसिकली बैटरी की पोलैरिटी को हम कैसे देखते हैं? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? एकदम क्लियर है। सिंपली अगर मान लीजिए एक सर्किट आपके पास आ जाए, इस तरीके से लाइक दिस, एक रजिस्टर है, एक बैटरी है और एक इंडक्टर है। ये मान लो 5 वोल्ट, ये मान लो 2 एम्पेयर, ये मान लो दिस इज 2 ओम और ये पॉइंट A, ये L बराबर लेट से 5 हेनरी और दिस पॉइंट इज B। और मान लो किसी भी इंस्टेंट पे करंट जो है I इज इक्वल्स टू 2 एम्पेयर है और जो di/dt है वो है 1 एम्पेयर पर सेकेंड। नाउ व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस A एंड B? ठीक है भाई। अब सबसे पहले इसको बैटरी से रिप्लेस करो तो क्या आ जाएगा? दिस पॉइंट इज A, ये 2 ओम बनाओ और इसको वैसे ही रखो। अब देखो बैटरी से रिप्लेस करना है ना, देखो करंट ऐसे फ्लो कर रहा है और ये क्या बता रहा है? करंट बढ़ रहा है। मतलब यहां पर बैटरी कुछ ऐसे बनाऊंगा कि ये इस बढ़ते हुए करंट का अपोज करेगी, मतलब कि उसमें से निकलने वाली करंट की डायरेक्शन ऐसे होनी चाहिए, मतलब बैटरी कुछ ऐसे बनेगी बच्चों। क्लियर है एकदम। ये तो 5 वोल्ट की है ही, इसका ईएमएफ कितना होगा बच्चों? L di/dt, मतलब कि 5 into 1, मतलब कि अरे ये भी 5 वोल्ट। ठीक है। अब चलो VA माइनस VB लिखते हैं। चलो ये तो हमने सीख ही रखा है ना, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस। चलो VA से चलना शुरू करते हैं। प्लस से माइनस घट गए, कितना घट गए? करंट कितना है? 2 एम्पेयर। करंट कितना है? 2 एम्पेयर। 2 into 2 4, V is equals to IR, तो कितना घट गए? 4। प्लस से माइनस घट गए, कितना घट गए? 5। प्लस से माइनस घट गए, कितना घट गए? 5। और फाइनली कहां पे पहुंच गए? B पर। सो VA माइनस VB कितना हो जाएगा बच्चों? VA माइनस VB कितना हो जाएगा? 14 वोल्ट। तो इस तरीके से हम चीजों को टैकल करते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या आपको इंडक्टर का कंसेप्ट समझ में आ गया है? क्या आपको ये इक्वेशन समझ में आ गई है? क्या आपको इसको बैटरी से रिप्लेस करना आ गया है? क्या आपको उसका ईएमएफ निकालना आ गया है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? इसको आप नोट करिए, हम आगे बढ़ेंगे। चलिए अब हम पढ़ते हैं बच्चों। हमने सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ लिया, डिटेल में पढ़ लिया हमने, उसको बैटरी से रिप्लेस करना भी सीख लिया और हमने मेन पॉइंट ये सीखा कि वो करंट का अपोज नहीं कर रहा, वो चेंज इन द करंट का अपोज कर रहा है सिंपली। ठीक है। अब हम देखते हैं एनर्जी स्टोर इनसाइड द इंडक्टर। हेडिंग डालिए, एनर्जी स्टोर इनसाइड द इंडक्टर। उससे पहले थोड़ी सी चर्चा हम कर लेते हैं बच्चों। मान लो एक बैटरी है, क्या है? एक बैटरी V वोल्ट की, और मान लो इसमें करंट जा रहा है I। तो ये बताओ बच्चों, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम पढ़ चुके हैं बहुत डिटेल में। ये इस टाइम बैटरी जो है वो चार्ज हो रही है, डिस्चार्ज हो रही है, मतलब एनर्जी एब्सॉर्ब कर रही है या एनर्जी दे रही है, मतलब कि एनर्जी रिलीज कर रही है या एनर्जी कहीं से ले रही है। ये क्या हो रही है? चार्ज हो रही है, क्योंकि देखो करंट की डायरेक्शन क्या है? पॉजिटिव से नेगेटिव। एनर्जी, ये बैटरी चार्ज हो रही है, मतलब एनर्जी एब्सॉर्ब कर रही है, और इसकी सिंपली पावर क्या होगी बच्चों? VI। इसकी पावर क्या होगी बच्चों? V into I। क्लियर एकदम? V into I। और अगर कोई पूछ ले कितनी एनर्जी स्टोर कर रही है T टाइम में, तो आपको पता है P is equals to E by T, तो E is equals to P into T, तो सिंपली VIT। ये सब बातें हम कर चुके हैं। अब मैंने ये क्यों बताया? वो इसलिए बताया, अच्छा देखो मान लो एक इंडक्टर है, क्या है? एक इंडक्टर। क्लियर एकदम? इसका इंडक्टेंस है लेट से L, जो कि क्या आता है बच्चों? न्यू नॉट N स्क्वायर A इंटू L। क्लियर एकदम? अच्छा भाई, अब मान लो मैं इसमें करंट दौड़ा रहा हूं, I, और वो करंट जो है टाइम के साथ इंक्रीज कर रहा है, क्लियर एकदम? मैग्नेटिक फील्ड भी है इसके अंदर लाइक दिस,
और वो करंट टाइम के साथ इंक्रीज कर रहा है। तो बच्चों देखो, इसको मैं अगर बैटरी से रिप्लेस करूंगा तो कैसे रिप्लेस करूंगा, इस तरीके से बच्चों, जिसका ईएमएफ कितना होगा बच्चों, L di/dt, जिसका ईएमएफ कितना होगा, L di/dt। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्लियर है। अब देखो दैट मीन्स ये देखो कुछ सिमिलर सा लग रहा है, मतलब कि ये अब पावर, ये अब एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है या दे रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। मतलब इसमें बच्चों एनर्जी स्टोर हो रही है, इसमें एनर्जी स्टोर हो रही है, और उस स्टोर होती हुई एनर्जी का हमें एक्सप्रेशन निकालना है। उस स्टोर होती हुई कब तक स्टोर होगी, जब ये जब तक ये जीरो से अपनी मैक्सिमम वैल्यू आई तक पहुंच जाएगा, जीरो से आई या आई नॉट कुछ भी ले लो, लेट्स से आई नॉट इज द मैक्सिमम वैल्यू, I naught is the maximum value, I naught is the maximum value of current, I naught is the maximum value of current, जो भी है XYZ, क्लियर है ना। जब तक ये नहीं पहुंच पाता तब तक ये इंडक्टर बैटरी की तरह काम करेगा और ये एनर्जी एब्जॉर्ब करती रहेगी। जैसे ही करंट कांस्टेंट हो जाएगा उस टाइम पर dL/dt क्या हो जाएगा, जीरो, बात खत्म। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, कंसेप्ट एकदम क्लियर है। तो किसी भी इंस्टेंट पर इसमें जो पावर आएगी, जो इसमें एनर्जी आएगी, वो कितनी होगी बच्चों, P = VI। V कितना है बच्चों इसका, E, और I कितना है बच्चों, I, दैट मीन्स L di/dt into I। तो कितना हो गया, LI di/dt। ये क्या आ गया बच्चों, P। अगर मैं इस dt को इधर ले जाऊं बच्चों तो क्या आ गया, P dt बराबर LI di। क्लियर है एकदम, क्या मेरी बात समझ में आ रही है। इस आई और साई में कंफ्यूज मत हो जाना, एक जैसा ही लिख लेते हैं इसको, ठीक है बच्चों, क्लियर है एकदम। अच्छा, अब ये क्या आया बच्चों, PDT क्या आ गया बच्चों, जल्दी बोलो, ये क्या आ गया, P इंटू टी क्या आ गया, P इंटू dt क्या आ गया, स्मॉल एनर्जी स्टोर इन टाइम dt, मतलब DE, स्मॉल एनर्जी स्टोर इन टाइम dt, मतलब DE, वो क्या आ गया बच्चों, LI di। कंप्लीट निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चों, इंटीग्रेशन, जीरो से E और जीरो से लेट्स से I नॉट, I का इंटीग्रेशन I²/t। तो एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला क्या आ गया बच्चों, ½LI²। So that's the expression of energy stored inside the inductor। और किस फॉर्म में एनर्जी स्टोर हो रही है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में, उसको भी थोड़ा सा अभी हम पढ़ेंगे। क्लियर एकदम, क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्या ये एक्सप्रेशन एकदम क्लियर है। तो एनर्जी स्टोर्ड का एक्सप्रेशन क्या आ गया, ½ LI², I या I नॉट जो भी आपको लेना है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। सो दैट्स द एक्सप्रेशन ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड द इंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर एकदम। अब देखो बच्चों यहां पर L की जगह मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों, देखो L की जगह क्या लिख सकता हूं, जल्दी देखो, L की जगह क्या लिख सकता हूं, हाफ L की जगह μ0 n² AL I0²। अब देखो मैं क्या काम कर सकता हूं, इसको ऊपर नीचे μ0 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकता हूं। तो क्या आ जाएगा बच्चों, हाफ μ0² n² I0² A इंटू L अपॉन में μ0। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, हाफ μ0 ni का होल स्क्वायर AL अपॉन में μ0। ये देखो बच्चों, देखा लग रहा है, μ0 ni क्या हो गया बच्चों, B। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड वो क्या होता है बच्चों, μ0 ni। तो देखो ये क्या बन गया, E का एक्सप्रेशन क्या भी आ गया, हाफ B² अपॉन μ0 इंटू AL। अब बच्चों AL क्या है ये जानो, AL क्या है, एरिया इंटू लेंथ क्या होता है, वॉल्यूम। तो इस वॉल्यूम को इधर ले जाऊं तो E/V क्या आ गया, हाफ B²/μ0। और ये क्या हो गया बच्चों, ये क्या हो गया, एनर्जी डेंसिटी। सो व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑफ एनर्जी डेंसिटी बच्चों, B²/2 μ0। ये देखो कुछ वैसा ही आ रहा है कि कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, वहां पर यूनिट वॉल्यूम में एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या आता है बच्चों, ½ ε0 E², ½ ε0
ई स्क्वायर। ये यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में जो एनर्जी आई वो क्या आई, बी स्क्वायर बाय 2 न्यू नॉट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये एक्सप्रेशन कब वैलिड है? जब मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म हो। अगर नॉन यूनिफॉर्म होगी तो हम क्या करेंगे बच्चों, इंटीग्रेशन, एक छोटा सा वॉल्यूम लेकर के उसको एक्सपेंड कर देंगे, उसको इंटीग्रेट कर देंगे। यहाँ पर B क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो ये देखने से थोड़ी ना पता चल रहा है सोलेनोइड था, यहाँ पर इस एक्सप्रेशन को देखने से थोड़ी ना पता चला है। वो अलग बात है हमने सोलेनोइड से एक्सप्रेशन निकाला, लेकिन इस एक्सप्रेशन को देखने से थोड़ी पता चल रहा है। तो दैट्स अ जनरल एक्सप्रेशन ऑफ एनर्जी डेंसिटी, दैट्स द जनरल एक्सप्रेशन ऑफ एनर्जी डेंसिटी विच इज B स्क्वायर बाय 2 न्यू नॉट, where B is the magnetic field, energy density मतलब energy per unit volume. B is the magnetic field which is uniform, 2 is 2 and U naught is the permeability of free space. तो ये क्या निकाला बच्चों? This is the expression of energy density. ये किसका एक्सप्रेशन निकाला बच्चों? एनर्जी डेंसिटी। और उसको लिख लेना, दैट्स द जनरल एक्सप्रेशन। इफ मैग्नेटिक फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म वी विल टेक द स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट एंड वी विल इंटीग्रेट इट। अगर टोटल वॉल्यूम हमेशा पूछे तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना होगा? उस पर्टिकुलर वॉल्यूम से, उस पर्टिकुलर वॉल्यूम से। कहने का मतलब है, मान लीजिए बच्चों एक क्यूब है, क्या है? क्यूब है जिसकी साइड है लेट्स से ए, जिसकी साइड क्या है बच्चों? ए, और इस रीजन में सारे में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है लेट्स से बी। अगर वो पूछे टोटल एनर्जी स्टोर तो क्या दोगे आंसर? हाफ बी स्क्वायर बाय न्यू नॉट इनटू ए क्यूब। ए क्यूब क्या है बच्चों? टोटल वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या आपको ये कंसेप्ट क्लियर है? क्लियर एकदम? इनको आप नोट करिए अच्छे से। चलिए इस पे और हम डिस्कशन करते हैं। तो सेल्फ इंडक्टेंस आई होप आपको समझ में आ गया होगा, एकदम कंसेप्ट आपके क्लियर हो चुके होंगे कि कैसे इंडक्टर को बैटरी से रिप्लेस करना है, कैसे उसकी पोलैरिटी डिसाइड करनी है, और अगर एनर्जी स्टोर हो रही है कैसे हो रही है, क्यों हो रही है, उसका एक्सप्रेशन क्या है। और एक जनरल एक्सप्रेशन भी हमने निकाला और हमने देखा कि वो सिर्फ वैलिड तब है जब मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म हो। अगर नॉन यूनिफॉर्म होगी तो एक छोटा एलिमेंट लेकर के हम छोटी एनर्जी निकाल करके उसको अच्छे से इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस की तरफ। तो हेडिंग डालिए म्यूचुअल इंडक्टेंस। बेसिकली दो तरीके के इंडक्टेंस होते हैं, सेल्फ और म्यूचुअल। सेल्फ हमने देख लिया, म्यूचुअल इंडक्टेंस अब हमें देखना है। अच्छा एक बात बताओ बच्चों, मान लो एक कॉइल है, ठीक, इंडक्टर ही ले लेते हैं लेट्स से समझने के लिए, क्लियर एकदम। और उसके पास में एक और कॉइल रखी हुई है बच्चों, उसके पास में एक और कॉइल रखी हुई है, लेट्स से दिस इज कॉइल नंबर 1, लेट्स से दिस इज कॉइल नंबर 2, क्लियर। अब मान लो हमने इसमें करंट फ्लो कराना शुरू किया तो बच्चों इसमें मैग्नेटिक फील्ड आनी शुरू होगी, बिल्कुल ठीक है। क्या इसका इंडक्टेंस चेंज होगा? क्या इसका खुद की वजह से इंडक्टेंस चेंज होगा? हाँ सॉरी, क्या इसमें खुद की वजह से एक सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगा? हाँ होगा। लेकिन अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, जो इसकी मैग्नेटिक फील्ड है वो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहां पर भी जाएगी, इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसको भी इफेक्ट करने वाली है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसको भी इफेक्ट करने वाली है। दैट मींस करंट तो इसमें पैदा हुआ, करंट तो हमने इसमें फ्लो कराया, लेकिन इसमें करंट फ्लो होने की वजह से इसका भी ईएमएफ चेंज हुआ, इसका भी फ्लक्स चेंज हुआ, उसकी वजह से इसमें एक ईएमएफ आ गया। उसी को बोलते हैं म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ। उसी को क्या बोलते हैं? म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? और जो फैक्टर इसको अपोज करता है, किसको अपोज करता है? चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स को, जो कि इसमें हो रहा है इसकी वजह से, उसको बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस एल क्या काम करता है? क्या वो करंट का अपोज करता है? नहीं, वो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट का अपोज करता है। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस किसका अपोज करता है? म्यूचुअल इंडक्टेंस किसका अपोज करता है? वो किसका अपोज कर रहा है? चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स का, जो कि इस वाली कॉइल में हो रहा है, इसकी वजह से म्यूचुअल। और सेम केस हम इसमें करंट जीरो कर दो, इसमें करंट जीरो कर दो, और इसमें अब करंट फ्लो कराओ, इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन आएगी, वो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहां पर भी आएंगी, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहां पर भी आएंगी, वो इसको अफेक्ट करेंगी, वो इसके फ्लक्स को चेंज करेगी, इसमें एक म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, वो उसका अपोज करेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? मतलब कि सेल्फ इंडक्टेंस में क्या काम हो रहा था? एक कॉइल में खुद की वजह से
एक अपोजिंग ईएमएफ इंड्यूस हो रहा था और म्यूचुअल में कॉइल कोई और है और उसका इफेक्ट दूसरी उसके पास रखी हुई कॉइल पर पड़ रहा है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब इसको जरा देखते हैं हम ध्यान से देखना। भाई मान लो इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है N1, इसमें करंट हमने फ्लो कराया I1, इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है लेट्स से N2। क्लियर बच्चों? चलो, इसमें करंट पैदा हुआ ना, इसमें करंट पैदा हुआ I1, इसमें करंट हमने छोड़ा, इसमें करंट हमने भवाया I1 लेट्स से। क्लियर एकदम? इसकी वजह से इसके एक कॉइल का फ्लक्स मान लो चेंज हुआ फाई। सुनना जरा, इसकी एक कॉइल का मान लो फ्लक्स चेंज हुआ फाई, तो वो फाई किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बच्चों? I1 के। वो फाई किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? I1 के। अब क्योंकि चेंज हुआ है 2 में, तो मैं इसको लिख दूंगा लेट्स से फाई 2। चेंज इन द फ्लक्स ऑफ वन कॉइल ऑफ सेकंड कॉइल। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? चेंज इन द फ्लक्स ऑफ वन लूप इन द सेकंड कॉइल। ये कॉइल नंबर 1 लेट से, ये कॉइल नंबर 2 लेट से। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? फाई 2 क्या है यहां पर? फाई 2 क्या है यहां पर? चेंज इन द फ्लक्स ऑफ वन लूप ऑफ कॉइल 2। ये किसकी वजह से हो रहा है? I1 करंट की वजह से, मतलब करंट इन द फर्स्ट कॉइल की वजह से। क्या मेरी बात समझ में आ रही? इसमें कितनी कॉइल है बच्चों? N2। सभी का फ्लक्स चेंज होगा, तो टोटल फ्लक्स चेंज कितना हुआ बच्चों? N2 इंटू फाई 2। वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बच्चों? I1 के। वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? I1 के। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो यही क्या हो गया बच्चों? फ्लक्स लिंकेज। ये क्या हो गया बच्चों? फ्लक्स लिंकेज ऑफ व्हाट? फ्लक्स लिंकेज ऑफ कॉइल 2। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? एकदम क्लियर है। अब यहां से प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटता है बच्चों, तो सम कांस्टेंट इज देयर और उसी कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं? म्यूचुअल इंडक्टेंस। लेट्स से इसको मैंने बोल दिया M21, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल 2 बिकॉज ऑफ 1। तो M21 क्या आ गया बच्चों? N2 फाई 2 अपॉन में I1। सेम स्केलर क्वांटिटी, इसकी यूनिट क्या होती है बच्चों? हेनरी। ना ही ये फाई पर डिपेंड कर रहा, ना ही ये I पर डिपेंड कर रहा। अगेन ये किस पे डिपेंड करेगा? इसके तो अलग अलग एक्सप्रेशन हम निकालेंगे। कैसे निकालते हैं बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं इसमें। तो हम ये भी किस पे डिपेंड करने वाला है, ये भी किस पे डिपेंड करने वाला है बच्चों? मीडियम पर और डायमेंशन पर। साथ साथ एक और पैरामीटर है, नोट कर लेना, कीवर्ड मार्क कर लेना, की पॉइंट मार्क कर लेना कि ये सेल्फ इंडक्टेंस की तरह मीडियम पे भी डिपेंड करेगा, वो आएगी बात। डायमेंशन पे भी डिपेंड करेगा, वो भी आएगी बात। लेकिन एक चीज नहीं आएगी मैथमेटिकली, वो ये है कि ये सेकंड कॉइल की, ये दूसरी कॉइल की ओरिएंटेशन पे भी डिपेंड करता है। कहने का मतलब है, मान लो इस कॉइल को उठाकर के मैं ऐसे रख दूं, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड है, इस कॉइल को उठाकर ऐसे रख दूं, कुछ होगा? कुछ नहीं होगा। इस कॉइल को मान लो मैं ऐसे रख दूं, कुछ होगा? कुछ भी नहीं होगा। अरे मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो ऐसे ऐसे है ना, तो मतलब यहां या यहां रखूंगा तभी कुछ होने वाला है। मतलब कि हम समझ गए कि म्यूचुअल इंडक्टेंस सेल्फ इंडक्टेंस की तरह खाली मीडियम और डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करता। ये साथ साथ खाली ये उस पे डिपेंड नहीं करता, ये साथ साथ किस पर भी डिपेंड कर रहा है? ओरिएंटेशन पे। तो 3 पैरामीटर हो गए जो कि म्यूचुअल इंडक्टेंस को इफेक्ट कर रहे हैं। आईआईटी में कई बार पूछा गया, नीट में भी कई बार पूछा गया ओरिएंटेशन के क्वेश्चंस। किस किस पे डिपेंड कर रहा है? ओरिएंटेशन, मीडियम एंड डायमेंशंस ऑफ द कॉइल। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? अच्छा भाई, वहीं अगर मान लो बच्चों मैं ये सेगमेंट कुछ ऐसे करता बच्चों कि लेट्स से ये कॉइल 1 बच्चों और ये कॉइल 2 बच्चों। क्लियर एकदम? ये कॉइल 2 हो गई। अब करंट हम इसमें फ्लो करा देते हैं, लेट्स से यहां पर N1 नंबर ऑफ टर्न्स, यहां पर N2 नंबर ऑफ टर्न्स। अब करंट ऐसे यहां पर फ्लो करा देते हैं I2, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे। क्लियर है? ये मैग्नेटिक फील्ड फॉर श्योर इसको भी इफेक्ट करेंगी। तो अब यहां पर हम चर्चा करते हैं इसके एक टर्न का जो फ्लक्स है लेट्स से है वो है, एक टर्न का फ्लक्स है लेट्स से वो है फाई 1। वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बच्चों? I2 के। जैसे जैसे यहां करंट वैरी होगा वैसे वैसे इसके कॉइल के एक टर्न का फ्लक्स चेंज होगा। तो टोटल नंबर ऑफ टर्न कितने हो गए बच्चों इसमें? टोटल नंबर ऑफ टर्न कितने हो गए? N1
φ1 वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा I2 के, और ये क्या हो जाएगा बच्चों, फ्लक्स लिंकेज ऑफ कॉइल 1। फ्लक्स लिंकेज मतलब टोटल फ्लक्स। क्लियर एकदम। प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटेगा बच्चों, तो कांस्टेंट इज देयर, उस कांस्टेंट को हमने बोल दिया लेट्स से M12, उस कांस्टेंट को हमने क्या बोल दिया M12, वो क्या आ गया N1 φ1 अपॉन में I2। सब कुछ सेम है बच्चों, और अभी हम ये प्रूफ कर लेंगे थोड़ी देर में कि M12 विल बी इक्वल्स टू M21, और लेट्स से उसको एक जनरल M का नाम हम दे देंगे। अभी हम प्रूफ करेंगे चीज, आप टेंशन मत लो कि ये कैसे लिख दिया, ये चीज अभी हम प्रूफ करेंगे कि M12 और M21 बच्चों एक ही आता है। क्लियर एकदम। अब और कुछ टेक्निकल वर्ड मैं आपसे यूज करना चाह रहा हूं। जिस कॉइल में हम करंट फ्लो कराते हैं उसको बोलते हैं बच्चों प्राइमरी कॉइल, और जिस कॉइल में करंट फ्लो करा करके जिसके फ्लक्स लिंकेज हम निकालते हैं उसको बोलते हैं सेकेंडरी कॉइल। ऑल्दो आप जब मैं ये चीज प्रूव कर दूंगा ना, ऑल्दो आप किसी भी कॉइल में करंट फ्लो करा लेना, और किसी भी कॉइल में करंट फ्लो करा करके दूसरी कॉइल का फ्लक्स चेंज निकाल लेना, एक ही आएगा। लेकिन कुछ सेगमेंट, कुछ सिस्टम ऐसे बन जाते हैं जिसमें हमें थोड़ा सा सोचना पड़ता है कि यार किस में करंट फ्लो कराएं और किस में नहीं। वो हम कुछ प्रैक्टिस करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन अभी आप इस चीज को ध्यान से समझिए कि ये क्या हो रहा है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इस पर ज्यादा गौर मत फरमाइए, क्योंकि ये तो अभी प्रूफ होने वाला है। इसको देख के घबरा मत जाना कि सर ने ये कैसे लिख दिया। इसको देख के घबराइए मत, ये प्रूफ होने वाला है अभी 10-15 मिनट में। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या आपको ये चीज समझ में आ रही है? क्या आपको प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल भी समझ में आ रही है? प्राइमरी में करंट फ्लो कराओ, सेकंड का फ्लक्स चेंज निकालो, ये वो फलाना ढिमका करते रहो। क्लियर एकदम। इसको आप नोट करिए, हम आगे बढ़ेंगे। चलिए अब हम प्रूफ कर लेते हैं बच्चों कि M12 बराबर M21, जो कि हमने लास्ट में देखा है अभी हमने M21 बराबर M12। उसके लिए मैंने क्या लिया, मैंने दो कोएक्सियल सोलेनॉइड ले लिए सेम लेंथ के, नंबर ऑफ टर्न्स N1 N2, और स्मॉल n1 स्मॉल n2 तो आपको पता ही है नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ होते हैं, और R1 R2 आर द रेडियस। क्लियर एकदम। चलो अब बारी बारी से एक एक कॉइल में करंट फ्लो कराएंगे। सबसे पहले लेट से हम आउटर कॉइल में करंट फ्लो करा देते हैं। लेट से आउटर कॉइल है R1, तो I1 करंट लेट से मैंने इसमें फ्लो करा दिया। ठीक है भैया। केस वन हम I1 वाला ले रहे हैं। ठीक है बच्चों। चलो मतलब अपनी प्राइमरी कॉइल ये वाली हो गई और ये अपनी सेकेंडरी कॉइल हो गई। ठीक है, क्लियर एकदम। प्राइमरी कॉइल में हमने करंट फ्लो कराया, उसकी वजह से अब हमें क्या देखना है, सेकेंडरी कॉइल का फ्लक्स चेंज। क्या देखना है हमें, सेकेंडरी कॉइल का फ्लक्स चेंज। क्लियर है। दैट मींस phi2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I1। क्लियर एकदम। phi2 क्या है, चेंज इन द फ्लक्स ऑफ वन टर्न ऑफ सेकेंडरी कॉइल। क्लियर एकदम। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये किसके बराबर होगा बच्चों, M21 इंटू I1। M21 क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 2 बिकॉज ऑफ 1। क्लियर एकदम। अब टोटल टोटल फ्लक्स निकालना हो तो इसको सिंपली किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, N2 से। इसको सिंपली किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, N2 से। तो ये क्या आ गया बच्चों, सिंपली N2 phi2 क्या आ गया, फ्लक्स लिंकेज, मतलब टोटल फ्लक्स ऑफ सेकेंडरी कॉइल। तो यहां से बच्चों M21 क्या आ जाएगा, जल्दी देखो, M21 क्या आ जाएगा, N2 phi2 अपॉन I1। चलो अब धीरे धीरे वैल्यू पुट करो। N2 की वैल्यू बच्चों यहां से क्या आएगी, स्मॉल n2 इंटू L। चलो I1 की जगह I1, phi2 को ध्यान से पुट करो। phi2 क्या होगा बच्चों, phi क्या होता है, अगर जनरल एक्सप्रेशन बात करूं, phi2 क्या होता है, B इंटू A। phi2 क्या होता है, B, phi क्या होता है, B इंटू A। B क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से आएगी बच्चों, इसकी वजह से। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड यहां पर क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से होगी, I1 की वजह से। वो कितनी होगी बच्चों, न्यू नॉट N1 इंटू I1। कितनी होगी बच्चों, न्यू नॉट N1 इंटू I1। ठीक है। एरिया, ए क्या होता है यहाँ, इफेक्टिव एरिया। वो एरिया जहां पर मैग्नेटिक फील्ड है और जिसका फ्लक्स हमें निकालना है। फ्लक्स इसका निकालना है, इसका
फ्लक्स किसका निकालना है, इसका, ठीक है एकदम। और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, यहाँ पे सारे में है, तो एरिया क्या आएगा बच्चों, पाई आर टू स्क्वायर। एरिया क्या आएगा, पाई आर टू स्क्वायर। इसके एरिया क्या होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा परपेंडिकुलर टू द फील्ड, पाई आर टू स्क्वायर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्लियर है। कुछ कैंसिल आउट, देखो बच्चों I1 से I1 कैंसिल आउट हो गया, तो सिंपली M21 कितना निकल के आ गया बच्चों, सिंपली M21 कितना निकल के आ गया, न्यू नॉट N1 N2 न्यू नॉट N1 N2 पाई R2 स्क्वायर इंटू L। ये हमारा क्या आ गया बच्चों, M21। अब सिमिलरली अब हम क्या निकालेंगे बच्चों, M12। क्या निकालेंगे अब हम, M12। उसके लिए बच्चों हम क्या करेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, इस कॉइल को प्राइमरी बना देंगे और इसमें I2 करंट फ्लो करा देंगे। क्लियर एकदम, मतलब केस टू कौन सा होगा, I2 करंट वाला। ठीक है बच्चों, क्लियर है। अब देखो इसमें आप करंट फ्लो करा रहे हो, आप इसमें करंट फ्लो करा रहे हो, तो फ्लक्स किसका चेंज होगा, बाहर वाली कॉइल का। फ्लक्स किसका चेंज होगा, बाहर वाली कॉइल का। लेट्स से φ1, तो φ1 किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बच्चों, I2 के। तो टोटल फ्लक्स लिंकेज कितना हो जाएगा बच्चों, इसमें टोटल फ्लक्स लिंकेज कितना हो जाएगा, N1 φ1 वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बच्चों, I2 के। प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटेगा तो बच्चों क्या आ जाएगा, M12 I2। तो यहां से बच्चों M12 क्या आ गया, N1 φ1 अपॉन में I2। चलो वैल्यू पुट करेंगे, N1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, N1L। चलो φ1 देखते हैं, φ क्या होता है, B इंटू ए। B क्या होगा बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से बच्चों, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड है, वो क्या होगा, न्यू नॉट एन आई। तो वैल्यू पुट करो, न्यू नॉट की जगह न्यू नॉट एन। इसमें कितने नंबर ऑफ टर्न है बच्चों, इसमें कितने नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ है, N2। और I कितना है बच्चों, यहाँ I2। अब एरिया को ध्यान से देखो, ए क्या होता है, इफेक्टिव एरिया जिसका फ्लक्स मुझे निकालना है, और इफेक्टिव एरिया मतलब जहां पर मैग्नेटिक फील्ड है। फ्लक्स तो मुझे भले ही बड़े वाले का निकालना है, लेकिन देखो सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड इतने रीजन में है बच्चों, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड इतने ही रीजन में है। तो एरिया क्या आएगा, यहां से एरिया क्या आ जाएगा बच्चों, सिंपली पाई R2 स्क्वायर। क्या आ जाएगा, पाई R2 स्क्वायर अपॉन में I2 से I2 कैंसिल। देखो बच्चों M12 कितना आ गया, न्यू नॉट N1 N2 पाई R2 स्क्वायर इंटू L। अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे दोनों रिजल्ट को, तो हमें मिल जाएगा M12 बराबर M21 बराबर M। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। दैट मीन्स आप किसी को भी प्राइमरी बनाओ, किसी को भी सेकेंडरी बनाओ, कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें बड़ी बात नहीं है। लेकिन कुछ सेगमेंट ऐसे आ जाते हैं जिनमें बड़ी बात होती है, वो क्वेश्चन देखकर और प्रैक्टिस से ही पता चलता है कि किसमें करंट फ्लो कराया जाए, किसमें कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। बहरहाल हमने प्रूव कर लिया है कि भैया M12 और M21 कोई अलग अलग क्वांटिटीज नहीं है, ये पहले पढ़ाया गया ढंग से। ये एक ही बात होती है, म्यूचुअल इंडक्टेंस। ये तीन पैरामीटर पे डिपेंड करता है, मीडियम, डायमेंशन एज वेल एज ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर मैं इसी कॉइल को इसके परपेंडिकुलर रख दूंगा तो कुछ नहीं होगा, नो ईएमएफ इंड्यूस। क्लियर एकदम, क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है, इसको आप नोट करिए। चलिए एक प्रॉब्लम हम यहां करते हैं। मान लीजिए एक सिस्टम है, और सिस्टम में क्या है, मान लीजिए करंट कैरिंग वायर है, इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग वायर, जिसमें करंट फ्लो कर रहा है आई, उसने पहले ही बता दिया इसमें करंट फ्लो कर रहा है। और एक स्क्वायर है जिसकी साइड है एल, जो कि वायर से ये डिस्टेंस की दूरी पर रखा हुआ। फाइंड द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द सिस्टम। और देखो मान लो वो करंट ये नहीं देता, तो आपको ही सोचना था किस कॉइल में करंट फ्लो कराए, क्या करें। तो कॉमन सी बात है यार, अगर आप इसमें करंट फ्लो कराओगे तो आप नहीं निकाल पाओगे ना यार। ये सिस्टम का मतलब आप कैसे बता पाओगे, मान लो आपने यहाँ पर करंट फ्लो करा दिया, बहुत ही टिपिकल टास्क हो जाएगा ना यार। यहाँ पर करंट फ्लो करा दिया तो इसकी वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड देखना, फिर कैसे करोगे, क्या करोगे, बहुत ही टिपिकल टास्क हो जाएगा। क्लियर एकदम। तो ये प्रैक्टिस से ही पता चल जाएगा आपको कि किसमें करंट फ्लो कराना है, किसमें नहीं, कौन सी प्राइमरी माननी है, कौन सी नहीं। क्लियर एकदम। चलो फिलहाल तो इसने यहाँ दे दिया, ठीक है भाई। अब अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, सिंपल सी प्रॉब्लम है यार, फ्लक्स निकालेगा, मैग्नेटिक सेल्फ म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है, तो सिंपली M बराबर क्या हो जाएगा, सिंपली M बराबर फाई अपॉन में आई करना है अपने को। तो M बराबर फाई अपॉन में आई करना है। अब फ्लक्स लिंकेज निकालते हैं भाई, फ्लक्स, इसका फ्लक्स निकालते हैं। अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, मैग्नेटिक फील्ड यहां से लेके यहां तक जो है वेरी कर रही है,
डायरेक्शन तो सिंपल है इनवर्ड, लेकिन वो वेरी कर रही है यार, वेरी कर रही तो आपको सिंपल सा पता है, इंटीग्रेशन का हम सहारा लेते हैं। क्या करते हैं भाई, x पे जाकर के एक dx एलिमेंट का एक स्मॉल स्ट्रिप ले लेते हैं। ठीक है बच्चों, इसका जो स्मॉल एरिया होगा dA वो कितना होगा बच्चों, लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब कि L इंटू dx। और यहां पर इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी बच्चों इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर की, वैसे वो कितनी होगी, न्यू नॉट I अपॉन में 2 पाई x। क्लियर एकदम। तो जो स्मॉल फ्लक्स होगा d फाई बच्चों वो कितना होगा, b इंटू डी ए। बी कितना है बच्चों, न्यू नॉट I अपॉन में 2 पाई x, और a कितना है, L इंटू डी एक्स। मैं इसको लिख सकता हूं न्यू नॉट I अपॉन में 2 पाई L dx बाई x। ये क्या आ गया, d फाई। कंप्लीट फ्लक्स निकालने के लिए इंटीग्रेट करूंगा, ये टर्म कांस्टेंट है इसलिए पहले ही बाहर निकाल दिया। x की लिमिट कहां से कहां वेरी करेगी बच्चों, a से a प्लस एल, तो a से a प्लस एल, तो क्या आ जाएगा ये बच्चों, न्यू नॉट आई एल अपॉन में 2 पाई लॉग x, और लिमिट a से a प्लस एल। यहां पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे बच्चों तो सिंप्लीफाई कितना आ जाएगा, न्यू नॉट आई एल अपॉन में 2 पाई लॉग a प्लस एल अपॉन में a। ये क्या निकाल दिया बच्चों आपने, फाई। अब आपको क्या चाहिए, फाई अपॉन में आई, मतलब इस आई को यहां ले जाओ तो सिंपली m कितना आ जाएगा बच्चों, यहां से न्यू नॉट l अपॉन में 2 पाई लॉग a प्लस एल अपॉन में a। ये बहुत अच्छी अच्छी प्रॉब्लम में से एक आता है। क्लियर एकदम, क्यों, इसमें मैथमेटिक्स थोड़ी सी इन्वॉल्व होती है। क्लियर एकदम, इसको आप नोट करिए। और प्रॉब्लम करेंगे अभी तो हम, चलिए और प्रॉब्लम हम यहां करते हैं। मान लीजिए दो कोएक्सियल कॉइल्स हैं। क्लियर एकदम, रेडियस a एंड b, और ये कंडीशन गिवन है, फाइंड द म्यूचुअल इंडक्टेंस। देखिए सबसे पहले हमें सोचना होगा कि करंट किसमें फ्लो कराया जाए। क्लियर एकदम, मान लो मैं करंट इसमें फ्लो करा देता हूं। क्लियर एकदम, तो इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है उसकी वजह से इसके सेंटर पे कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगी, और बिकॉज ऑफ दिस कंडीशन ओनली मैं बोल सकता हूं कि इसके सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो नियरली सारे में, इसके सारे में, क्योंकि ये जो इनर रेडियस मैंने बनाया है, इनर सर्कल मैंने बनाया, इतना बड़ा नहीं है। अकॉर्डिंग टू कंडीशन इट इज वेरी स्मॉल लाइक दिस। अगर मान लो मैं इसमें करंट फ्लो कराऊं, और इसके सेंटर पे मैं मैग्नेटिक फील्ड निकालूं, तो मैं ये तो नहीं बोल सकता ना कि इसका एरिया इसका सेंटर होगा, मतलब एरिया 0 हो गया। क्लियर एकदम, क्योंकि फ्लक्स मुझे निकालना होता है, दूसरी कॉइल का फ्लक्स मुझे निकालना होता है, वो होता है b इंटू ए। तो इसका एरिया क्या लूंगा मैं, 0। इसका एरिया क्या लूंगा मैं, 0। दैट्स व्हाई इसमें करंट फ्लो कराना समझदारी नहीं है, कैलकुलेशन के लिए इजी नहीं पड़ेगा। तो हम करंट फ्लो करा देते हैं यहाँ ऐसे, लाइक दिस। मैग्नेटिक फील्ड होगी आउटवर्ड, और मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर होगी, वो होगी न्यू नॉट I अपॉन 2R विच इज B। क्लियर एकदम, क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्लियर एकदम। और जो एरिया होगा बच्चों, एरिया होगा वो कितना हो जाएगा, पाई a स्क्वायर। क्लियर एकदम, तो जो इसका फ्लक्स होगा बच्चों वो कितना हो जाएगा, B इंटू ए विच इज न्यू नॉट I अपॉन 2B इंटू पाई ए स्क्वायर। क्लियर, क्योंकि मैं मान सकता हूं कि इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड इसके सेंटर पे होगी वही मैग्नेटिक फील्ड इसके पूरे एरिया पे होगी, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस यार। क्लियर एकदम, क्या मेरी बात समझ में आ रही? अब तो सिंपल है यार, फाई बराबर m इंटू आई, तो m कितना होगा बच्चों, जल्दी जल्दी बोलो, फाई अपॉन में आई, वैल्यू पुट कर दो। फाई की जगह न्यू नॉट आई अपॉन में 2 बाई पाई ए स्क्वायर अपॉन में आई से आई कैंसिल, सो न्यू नॉट पाई ए स्क्वायर अपॉन में 2b, दैट्स द म्यूचुअल इंडक्टेंस। यहां पर दो कॉइल हैं, वो इस तरीके से रखी गई हैं, हॉरिजॉन्टल इस तरीके से प्लेन में, लाइक दिस। क्लियर एकदम, दोनों के बीच में सेपरेशन है d, रेडियस कैपिटल R स्मॉल r, और एक कंडीशन गिवन है। क्लियर एकदम, फाइंड द म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब वही सीधी सी बात, इसमें करंट फ्लो करना समझदारी वाली बात नहीं है। समझदारी वाली बात यही है कि करंट किसमें फ्लो कराया जाए, इसमें, और इस करंट फ्लो की वजह से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकाली जाए एक्सिस पर। वो कितनी आती है बच्चों, B इज इक्वल्स टू न्यू नॉट आई आर स्क्वायर, इसका रेडियस कितना है r अपॉन में 2 r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर विच इज d का स्क्वायर इंटू 3/2, और
इस कंडीशन के तहत मैं बोल सकता हूं कि जो मैग्नेटिक फील्ड यहां होगी वही सारे में होगी, क्योंकि ये इतनी बड़ी नहीं है, बहुत छोटी है। क्या मेरी बात समझ में आई? तो इसका जो फ्लक्स लिंकेज होगा वो कितना होगा बच्चों, B इंटू ए, मतलब कि न्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2r स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की पावर 3/2, और एरिया क्या होगा बच्चों इसका पाई आर स्क्वायर, ये क्या आ गया फाई, और हमें तो क्या चाहिए होता है फाई अपॉन में आई, यहां से फाई अपॉन में आई करोगे तो न्यू नॉट आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर अपॉन में 2r स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की पावर 3/2। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना आ रहा है? क्या आप देख पा रहे हैं कि हाँ मुझे कॉन्फिडेंस आ रहा है करंट मुझे किस में लेना है? क्लियर एकदम? इसको आप नोट करिए। चलिए बच्चों, अब इसमें छोटी छोटी सी बातें हम और कर लेते हैं बच्चों। जैसे देखो हमने सेल्फ इंडक्टेंस में सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ निकाला था ना बच्चों, जो लाइक दिस, मान लीजिए कॉइल है इस तरीके से, क्लियर एकदम, इंडक्टेंस लेट से L है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है, करंट बढ़ रहा है, तो इसको हम एक बैटरी से रिप्लेस कर देते हैं बच्चों, जिसका ईएमएफ कितना होता है L di/dt। माइनस साइन नहीं ले रहा हूं क्योंकि वो डायरेक्शन बताता है, डायरेक्शन मैंने ऑलरेडी डिसाइड कर ली। अब मान लो बच्चों यहां पर भी तो ऐसे ही होगा, मान लो एक कॉइल है, ठीक, एक कॉइल है, इसमें मैं करंट फ्लो करा रहा हूं और उसके पास इस तरीके से दूसरी कॉइल रखी है और दोनों में म्यूचुअल इंडक्टेंस है बच्चों M, ठीक है। अब तो मैं M1 M2 नहीं लिखूंगा, M लिखूंगा। अब इसमें मान लीजिए फील्ड लाइन इंक्रीज कर रही है, तो ये फील्ड लाइन इसको भी इफेक्ट करेंगी बच्चों, तो इसको इफेक्ट करेंगे तो इसके फ्लक्स को चेंज करेंगे, इसके फ्लक्स को चेंज करेंगे। फ्लक्स लिंकेज कितना आ जाता है, फाई बराबर M इंटू आई, क्लियर एकदम, फाई बराबर M इंटू आई। लेट से अगर मैं इसको I1 बोल दूं तो बोल सकते हैं फाई इक्वल्स टू M इंटू I1, फाई 2 इक्वल्स टू M इंटू I2 I1, क्लियर एकदम। अब अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे इसमें भी तो ईएमएफ आ जाएगा ना बच्चों, तो फ्राडेज लॉ के अकॉर्डिंग E इज इक्वल्स टू माइनस d∅/dt, इसको आप डिफरेंशिएट करो, सो d∅2/dt बच्चों कितना आ जाएगा M इंटू di1/dt, तो सिंपली E कितना आ गया माइनस M di1/dt। जैसे कि माइनस एल di/dt वैसे ही माइनस M di/dt, क्लियर एकदम। डायरेक्शन वही सेम है बच्चों, वही सेम है। मैग्नेटिक फील्ड को देख लो, मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से है ना बच्चों, और अगर करंट बढ़ रहा है तो ये मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही होगी, मतलब फ्लक्स बढ़ रहा होगा, मतलब कि एक ऐसा, मतलब कि यहाँ पर जो फ्लक्स है वो इंक्रीज कर रहा है, तो एक इसमें इंड्यूस ईएमएफ आ जाएगा जो कि इधर की तरफ बढ़ती हुई फील्ड को अपोज करेगा, मतलब कि करंट की डायरेक्शन कुछ ऐसे होगी। तो इसको हम एक बैटरी से अगर रिप्लेस करें तो इस तरीके से रिप्लेसमेंट आएगा, क्लियर एकदम। वहीं अगर ये करंट घट रहा होता तो पोलैरिटी अपोजिट हो जाती। वही सब कुछ रिपीट टेलीकास्ट है, बस इसमें हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन से देख लेते हैं, क्लियर एकदम। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब बच्चों एक चीज इसमें और है, टोटल फ्लक्स। वो क्या है बच्चों, मान लो मेरे पास दो कॉइल है, मेरे पास क्या है, दो कॉइल है आसपास रखी हुई है, लाइक दिस, दो कॉइल मेरे पास आसपास रखी हुई है, कॉइल 1 एंड कॉइल 2, सेल्फ इंडक्टेंस इसका L1 इसका L2, और दोनों का म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना है बच्चों, लेट से M, क्लियर एकदम। मान लो मैंने इसमें करंट फ्लो कराया I1, क्लियर एकदम, और इसमें करंट फ्लो कराया बच्चों I2। मान लो मुझे इसका टोटल फ्लक्स लिंकेज चाहिए, तो देखो बच्चों खुद की वजह से तो होगा ही, खुद की वजह से तो होता ही है। वो कितना होता है बच्चों, L1 I1, क्लियर। और इसकी वजह से कितना होगा, बच्चों M इंटू I2, क्लियर है। इसका टोटल फ्लक्स निकाला है मैंने, φ1 मतलब टोटल फ्लक्स, सेल्फ L1 I1 प्लस M इंटू L2 I2, प्लस लगाया है। क्यों प्लस लगाया है, क्योंकि करंट की डायरेक्शन देख लो सेम है। अगर मैं यहाँ करंट इन्वर्स कर देता तो यहाँ माइनस आ जाता, अगर करंट रिवर्स कर देता तो माइनस आ जाता। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? क्यों, क्योंकि यहां पर भी फील्ड कुछ इस तरह से होगी और यहां पर भी बच्चों फील्ड कुछ इस तरह से होगी, सेम डायरेक्शन। ध्यान से सुनना इस बात को, अगर मैं करंट की डायरेक्शन अपोजिट कर दूंगा तो यहाँ माइनस साइन आ जाएगा बच्चों, क्लियर एकदम। वही सेम अगर मान लो मैं इसका टोटल फ्लक्स निकालूं लेट से φ2, तो सेल्फ खुद की वजह से कितना होगा बच्चों, L2 I2, और इसकी वजह से कितना होगा बच्चों, M इंटू I1,
क्या इतनी चीजें समझ में आ रही है? मतलब अब जब मैंने आपको बेसिक आइडिया दे दिया ना, ये सब तो आप कर सकते हो बच्चों। क्लियर एकदम। यहाँ पर प्लस माइनस कैसे लगाओगे बच्चों? ये फील्ड की डायरेक्शन को देखते हुए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? और म्यूचुअल इंडक्टेंस में जब हम बैटरी से रिप्लेस करते हैं तो फील्ड की डायरेक्शन को ही देखते हुए करते हैं। मान लो फील्ड ऐसे जा रही है लाइक दिस। क्लियर एकदम? क्लियर एकदम। और करंट अगर बढ़ रहा है तो फील्ड बढ़ रही होगी, तो इसका अगेंस्ट करो, मतलब कि ऐसे फ्लो करा दो, मतलब कि करंट ऐसे निकलना चाहिए, मतलब बैटरी लाइक दिस। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? तो इस लेक्चर को हम यहीं रोकते हैं। आज बहुत इंटरेस्टिंग चीजों पर बात चर्चा हुई है। नेक्स्ट लेक्चर में और बहुत अच्छी अच्छी बातें हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।